रूप मंत्रा फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक्शन पेसा लैमिनेटेड फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। उकाया बैटरीज, चलती रहे ये जिंदगी भरोसे के साथ। माइक्रोटेक स्टेबलाइजर और माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। HIV को खत्म करने की एक आयुर्वेदिक चिकित्सा, भगवती आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड। ग्रोमेड AD विटामिन बेबी ऑयल एंड बेबी सोप, नक्कालों से सावधान, ग्रोमेड देखकर ही खरीदें। पीएम मोदी आज सूरत दौरे पर, किरण अस्पताल का किया उद्घाटन। पाटीदार समाज को मनाने की कोशिश। दो मोर्चों पर साथ चलने की कोशिश में नेपाल के राष्ट्रपति आज से भारत दौरे पर, तो चीन के साथ नेपाल का युद्धाभ्यास आज से। मुंबई में बनेगी बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कैबिनेट की रजामंदी का इंतजार। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर उल्लंघन, नौशेरा सेक्टर में की भारी फायरिंग, भारत ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के बटमालू फायरिंग मामले में बीएसएफ जवानों पर FIR दर्ज, पिछले 24 घंटे में घाटी में 3 हत्याएं। और पाकिस्तान में आतंकियों पर कार्रवाई के दौरान लापता MBBS की छात्रा गिरफ्तार, आतंकी संगठन IS और तालिबान से जुड़े होने का आरोप। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मंथन में। मैं हूं हुमरा और आपको ये बता दें, जो सबसे पहले खबर हम यहां पर आपको बताने जा रहे हैं वो है भाजपा की जीत और भाजपा के मिशन से जुड़ी हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूपी और उत्तराखंड में जीत के बाद बीजेपी मिशन गुजरात में जुट गई है। बीते 40 दिन में पीएम मोदी का ये गुजरात का दूसरा दौरा है और अपने इस दौरे में पीएम मोदी पाटीदार समाज को लुभाने और उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश में जुटे हैं। इसी के मद्देनजर पीएम ने सूरत में पाटीदार समाज की ओर से बनाए गए मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। उसके बाद पीएम पाटीदार समाज के ही डायमंड कारोबारी की फैक्ट्री का भी उद्घाटन करेंगे। यहां पीएम पाटीदारों को संबोधित भी करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री यहां से पाटीदारों को साधने की कोशिश करेंगे। चलिए तो आइए सीधे चलते हैं सूरत, जहां पीएम मोदी अपनी बात कह रहे हैं। अब दवाइयां, मैं गुजरात में था तो आपको मालूम है बहुत लोगों को मैं नाराज करता था। अब दिल्ली में गया हूं तो देश में भी बहुत लोगों को नाराज करता रहता हूं। हर दिन एक काम करना ऐसा है कि कोई तो मेरे से नाराज हो ही जाता है। अब जो दवाइयां बनाने वाली कंपनियां जिस इंजेक्शन के करीब 1200 रुपया लेते थे, जिन गोली की कभी 350-400 रुपया लेते थे, हमने सबको बुलाया तो क्या कर रहे थे, कितनी लागत होती, क्या खर्चा होता, और नियम बना करके जो दवाई 1200 में मिलती थी वो 70-80 रुपये में कैसे मिल जाए, जो 300 रुपये में मिलती थी वो 30 रुपये में कैसे मिल जाए। करीब 700 दवाइयां उसके दाम तय कर लिए ताकि गंभीर से गंभीर बीमारी में गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ती दवाई मिले। ये काम किया। दवाई बनाने वाले मुझसे कितने नाराज होंगे इसका आप अंदाज कर सकते हो। आज हार्ट पेशेंट, हर परिवार में चिंता रहती है हार्ट की, हर गवर्नमेंट के भोजन के टेबल पर खाने की चर्चा होती है, वजन कम करो, कम खाओ, चर्चा होती है, करते नहीं है कोई, लेकिन डाइनिंग टेबल पर चर्चा जरूर होती है। हर किसी को हार्ट अटैक की चिंता रहती है और हार्ट में स्टेंट लगवाना। अब हम लोग जानता तो है नहीं, डॉक्टर कहता है ये लगवाओगे तो 30-40 हजार रुपया होगा। पेशेंट पूछता है जिंदगी का क्या होगा, वो कहता है ये लगवाओगे तो 4-5 साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर दूसरा बताता है कि ये लगवाओगे इम्पोर्टेड है तो 1.5 लाख रुपया लगता है,
ये लगवा दिया तो फिर जीवन भर देखने की जरूरत नहीं है। तो गरीब आदमी भी सोचता है यार 40,000 खर्च करके 4 साल जीना है तो 1.5 लाख खर्च करके जिंदगी अच्छी तो मैं गुजारा वो 1.5 लाख वाला मिलता है। मैंने स्टैंड वालों को बुलाया, मैंने तो बताया भाई कितना खर्चा होता है तुम इतने रुपये मांगते हो। साल भर उनसे चर्चा करी, आखिरी पर 2 महीने पहले हमने निर्णय कर दिया जो 40,000 रुपये में स्टैंड मिलता है वो उनको 6-7 हजार रुपये में बेचना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जो 1.5 लाख में देते हैं वो 20-22 हजार रुपये में देना पड़ेगा ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को अफोर्डेबल। कभी कभार के पीछे ऐसे सामान्य व्यक्ति को मुसीबत होती है, ज्ञान होता नहीं और कुछ लोग। अब इसके कारण समाज का एक तबका है, बड़ा ताकतवर तबका है, उसकी मेरे प्रति नाराजगी बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए आरोग्य सेवाएं सुचारू रूप से उपलब्ध हो, उस दिशा में सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है। अभी जो विजय भाई बता रहे थे, हम अस्पताल में सस्ती दवाई के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना ये प्रारंभ कर रहे हैं ताकि बहुत सस्ते रहे। अब अभी भी मैंने देखा है कि डॉक्टर लोग पर्चा लिखते हैं, पर्चे ऐसे लिखते हैं ताकि वो गरीब आदमी को बेचारे को समझ नहीं, तो उस दवाई की दुकान में माल खरीदने जाता है जहां महंगी मिलती है। हम कानून और व्यवस्था करने वाले हैं, डॉक्टर पर्ची लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि जेनरिक दवा खरीदने के लिए उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं है, तभी आप। तो सूरत में हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए मोदी पहुंचे हुए हैं और यहां पर वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर महंगी दवाइयों का उन्होंने जिक्र किया अपने बयानों में, अपनी बातों में। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को बताने की जरूरत भी है कि आप अगर उसे दवाई दे रहे हैं या कोई इलाज दे रहे हैं तो उनको इसकी जानकारी नहीं होती है और लाखों उनके पैसे खर्च हो जाते हैं, और किस तरीके से आसान बनाया जाए इन तमाम चीजों को, इस पर वो रोशनी डाल रहे हैं। फिलहाल आपको ये बता दें कि आज पाटीदार समाज के ही एक जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी हैं, उनकी डायमंड फैक्ट्री का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ये सिलसिलेवार तरीके से क्यों हो रहा है और बहुत कम दिनों में ये दूसरा दौरा है पीएम का, तो इस लिहाज से हम गुजरात विधानसभा चुनाव को नजर में रखकर यहां पर बात करेंगे। हमारे साथ हरिओम मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हरिओम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही दीक्षित सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। तो दीक्षित, क्या भाषा शैली पीएम की बदल रही है? जो गुजरात में पाटीदार समाज का एक तरफ जो हमने आंदोलन देखा, मुखालफत देखी, विरोध देखा और बीजेपी की मुसीबत भी देखी उस दौरान, तो अब ये साधने की कोशिश हो रही है यहां पर? देखिए उमरा, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो भाषा शैली है वो हमेशा से एक ही रही है। हाँ, ये बात जरूर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को सूरत पहुंचने में देर जरूर लगी, करीब 3 साल का वक्त बीत गया, और खासतौर पर सूरत और सौराष्ट्र के कुछ इलाके और उत्तर गुजरात के कुछ इलाके ऐसे हैं जो पाटीदार आरक्षण आंदोलन का एक एपी सेंटर बने हुए थे। ये वही सूरत है और यही इलाका था जब यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक रैली की थी और उस वक्त भी उस रैली में पाटीदार समाज के लोगों ने उनका जबरदस्त विरोध किया था। बहुत ही कम समय में उनको अपनी स्पीच खत्म कर देनी पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के सामने पाटीदार समाज को रिझाने के लिए एक ही तुरुप का इक्का बाकी था और वो है नरेंद्र मोदी। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को अब सड़क पर उतार दिया गया और खासतौर पर पाटीदार समाज को रिझाने के लिए और गुजरात की जनता से यह जताने के लिए कि कहीं ना कहीं मोदी भले ही आज दिल्ली में है लेकिन वो गुजरात के ही हैं और गुजरात के लिए हमेशा चिंतातुर रहते हैं। आज के भाषण की बात करें, आज के इस अस्पताल के उद्घाटन की बात करें तो उस दौरान भी उन्होंने यही बताया। जी दीक्षित, एक दूसरा सवाल यह है कि इस वक्त जो मौजूदा सरकार जो केंद्र में है और जो अगर नरेंद्र मोदी को हम गुजरात से जोड़कर देखें, जैसा कि उन्होंने अभी भी आज भी यही कहा कि मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं ताकि दुनिया को पता चले कि गुजरात किस तरीके से आगे काम कर रहा है या विकास कर रहा है, तो इस लिहाज से अगर देखें काफी अहम है, काफी इंपॉर्टेंट है। और वहीं के लोगों से अगर नाराजगी, खासकर पाटीदार समाज से अगर नाराजगी मिलती है बीजेपी को, तो ये उनके लिए बड़ी फजीयत की बात है। उनके पास ऑप्शन क्या है? आरक्षण की मांग है, क्या आरक्षण की मांग को पूरा किया जाएगा?
देखिए, आरक्षण की मांग को कैसे पूरा किया जाएगा, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं पाटीदार समाज लगातार एक यही मांग कर रहा है। यानी कि दूसरा उम्रा, मैं आपको यहां पर एक स्पष्ट बात कर देना चाहूंगा कि पाटीदार समाज यानी कि गुजरात की जो पाटीदार समाज की पूरी तादाद है वो आरक्षण के लिए मांग नहीं उठा रही है, लेकिन एक तबका जरूर है पाटीदार समाज का जो कहीं ना कहीं आरक्षण की मांग कर रहा है। और मोदी और भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं कि उस तबके को भी भारतीय जनता पार्टी से दूर न रखा जाए, कहीं ना कहीं उस तबके को भी भाजपा के साथ जोड़ दिया जाए। हालांकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीक्षित हरिमोहन मिश्रा जी मौजूद हैं। उनसे हम इस पर बातचीत कर लेते हैं और थोड़ा सा जान लेते हैं, और अगर आपको लगता है कि बीच में आप बोल सकते हैं किसी पॉइंट पर तो आप भी बोल सकते हैं। हरिमोहन जी, आपने भी देखा दीक्षित जो बता रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा जिस ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, तो कैसे फिर ये कवायद शुरू होगी? असल में दीक्षित जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की भाषा शैली बदली हुई नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की भाषा शैली पूरी तरह बदली हुई है। आप अगर देखिए तो आज वो गरीबों की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि व्यापारी वर्ग थोड़ा मुझसे नाराज हो सकता है, लेकिन मुझे गरीबों के लिए करना है। तो ये जो बदलाव है ये बताता है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री को अब एहसास होने लगा है कि गुजरात मॉडल का जो विकास जो उन्होंने किया था वो अब काम नहीं कर रहा है। और पाटीदार आंदोलन की सबसे बड़ी जो ये है वो यही है कि वहां जो गुजरात मॉडल बना उसने छोटे कारोबारों को भी नष्ट कर दिया और नौकरियां खत्म हो गई। बहुत उद्योग छोटे बंद हो गए, बड़े कारोबारों का बोलबाला हो गया। तो उससे पाटीदार समाज में एक तरह की नाराजगी पैदा हुई। और ये भी एक और पॉइंट है हरिमोहन जी यहाँ पर कि शहरों का विकास हुआ, शहरों का एक बहुत बड़ी बात है। शहरों का विकास हुआ, गांवों का नहीं हुआ। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 2013 के दिसंबर में दिल्ली में एक पंचायत, तो अखिल भारतीय पंचायत का योजना आयोग ने एक सम्मेलन रखा था। तो उसमें 2 राज्य ऐसे थे, गुजरात और दिल्ली, जिन्होंने कहा कि हम ग्रामीण समाज नहीं हैं, हम शहरी समाज हैं। तो मोदी, उस समय मोदी सरकार का जो ये था वो था कि पूरे गुजरात को शहर में बदल देना है। उससे जो रिएक्शन पैदा हुआ पाटीदार समाज में, आरक्षण की मांग तो एक है, लेकिन बड़े पैमाने पर पाटीदार समाज हो रहा है कि हम हाशिए पे आ गए, हाशिए पर हमें दरकिनार किया जा रहा है। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका इस जानकारी के लिए, क्योंकि वक्त की कमी है। दूसरी खबर भी हमें लेनी है जो काफी अहम है। दक्षिण एशिया में भारत को चौतरफा घेरने के लिए चीन लगातार चाल चल रहा है। नेपाल से दोस्ती बढ़ाने के पीछे उसकी यही सोच है, और इसी के तहत चीन नेपाल के साथ आज से पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहा है। वैसे इसके केंद्र बिंदु में आतंकवाद से मुकाबला है। नेपाली सेना के मुताबिक आतंकवाद आज दुनिया भर के गंभीर खतरा बना हुआ है, और दोनों देश ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी तैयारियों के तहत इसका आयोजन किया है। 10 दिवसीय साझा सैन्य अभ्यास को सागर मठ फ्रेंडशिप 2017 नाम दिया गया है। गौरतलब है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागर मठ है, और नेपाल की सेना का कहना है कि चाइना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का एक दस्ता साझा सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए पहले से ही काठमांडू में है। और चीन के साथ साझा सैन्य अभ्यास नेपाली सेना की सैन्य कूटनीति के विस्तार के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि नेपाल लंबे समय से भारतीय और अमेरिकी सेना के साथ साझा सैन्य अभ्यास करता रहा है। और इस बीच जानकारों की माने तो चीन नेपाल के बीच बढ़ती ये नजदीकियां भारत के लिए चिंता का सबब हैं और आगे और भी हो सकती हैं। और नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी 5 दिवसीय भारत दौरे पर आज भारत आ रही हैं, और उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है। विद्या देवी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा तमाम केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगी। और कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नेपाल के राष्ट्रपति के सम्मान में भोज देंगे। इस दौरे के दौरान नेपाल के राष्ट्रपति गुजरात और ओडिशा के मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए भी जाएंगी, और राष्ट्रपति विद्या देवी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निमंत्रण पर भारत का दौरा कर रही हैं। गौरतलब है कि अक्टूबर 2015 में राष्ट्रपति बनने के बाद विद्या देवी भंडारी की ये पहली आधिकारिक विदेश यात्रा है। तो एक तरफ जहां पर आप देख रहे हैं कि जो दूसरी खबर हमने आपको पहले दिखाई कि जो एक सैन्य अभ्यास की तैयारी चीन और नेपाल की, दूसरा यहां का दौरा, तो ये दोनों चीजें मिलाकर क्या मैसेज है
किस तरीके से चीन जो है घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है या फिर यूं कहें कि जवाब देने की कोशिश कर रहा है, ये हम जरूर जानेंगे। हमारे खास मेहमान हरिमोहन मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। विजेंद्र का भी रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी। विजेंद्र, ये थोड़ा सा बता दें अगर कि किस तरह का मैसेज जा रहा है और चीन की ये जो एक कह सकते हैं ये जो चीन का एक कदम है, क्या ये भारत के लिए है? क्योंकि पहले तो दलाई लामा के ऊपर उसने जिस तरीके से बातें कही, चेतावनियां भी दी कि अब भारत को भुगतना होगा, भारत को अभी एहसास नहीं है कि चीन आगे क्या कर सकता है, इस तरह के उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आते रहे। उसके बाद अगर हम बलूचिस्तान और गिलगिट की बात करें, वहां पर भी एक चीन का कड़ा रुख देखने को मिल रहा है कि बार बार वो एक रिएक्ट कर रहा है या बार बार रिएक्शन दे रहा है अपना। दूसरा, इस तरह से सैन्य अभ्यास, इसको किस तरीके से समझें? देखिए, सबसे अहम बात है कि ये पहली जानकारी बता दूं कि ये जो नेपाल और चीन के बीच में जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आज से शुरू हो रहा है, ये 10 दिनों का है। लेकिन ये जो तारीख है आज से जिस तरह से मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हो रही है, ये पहले से ही तय था। यानी कि दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश दौरे के बाद से इस तरह का कोई प्लान किया गया है, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जिस तरह से नेपाल और चीन के बीच में खासतौर पर जिस तरह से हाल के दिनों में नजदीकियां बढ़ी है, ये भारत के लिए चिंता की बात तो है ही। लेकिन गाहे बगाहे ये भी बताया गया है कि इससे भारत और नेपाल के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री खुद प्रचंड ने ये भारत को ये भरोसा दिलाया है कि वो चीन के साथ 10 दिनों का जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, इससे भारत और नेपाल के संबंधों पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन ये इसमें कोई शक की बात नहीं कि हाल के दिनों में नेपाल में चीन ने अपनी पैठ बढ़ाई है और कहा जाए कि अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को और भी बढ़ाया है। तो दो देश अगर सैन्य अभ्यास करते हैं विजेंद्र, तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस के तौर पर देखा जाता है। लेकिन पहली दफा ऐसा हो रहा है तो इसके हम खास मायने निकालने की कोशिश, क्योंकि हर जानकार कर रहा है, ये हम जान लेते हैं। हरिमोहन जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जैसा कि विजेंद्र ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर फिलहाल हम देखें, क्या हम इसको जोड़ के देख सकते हैं दलाई लामा की विजिट और बलूचिस्तान और गिलगिट में जो कुछ हुआ और भारत का जो भी उस पर स्टैंड रहा अभी तक? निश्चित रूप से इसकी वजह यह है कि ये तारीखें पहले से भले तय हो रही हों, लेकिन चीन उसी दौर में कर रहा है जबकि नेपाल की राष्ट्रपति भी भारत दौरे पर है। तो ये बड़ा दिलचस्प है। नेपाल दोनों तरफ अपने हाथे फैलाए हुए है, चीन की ओर भी भारत की ओर भी। तो भारत को भी संकेत दे रहा है और चीन को भारत को ज्यादा संकेत दे रहा है कि तुम कुछ गड़बड़ करोगे तो हम चीन की तरफ चले जाएंगे। और भारत में नेपाल की स्थितियां पिछले दिनों विजिट के बाद जो मोदी काफी हुआ था गड़बड़, तो अब ये और चीन उस मौके का फायदा उठाना चाहता है और निश्चित रूप से उठाएगा। चीन के लिए मुश्किल ये है कि चीन चारों तरफ से आपको घेर रहा है, नेपाल में, श्रीलंका में, इवन मालदीव में, चारों तरफ से घेराबंदी कर रहा है। पाकिस्तान तो उसका गहरा सदाबहार दोस्त ही है वो पाकिस्तान, तो चारों तरफ से घेर रहा है। इस स्थिति से आप कैसे निकलेंगे, ये अभी तक भारत की कूटनीति ने दिखाया नहीं है, बल्कि दलाई लामा को वहां भेज करके एक गलत संकेत दिया है जिससे कि टकराव के अंदेशे बढ़े हैं। तो अभी तक ये आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, पर ये निश्चित रूप से ये सब टकराव कर रहे हैं कि भारत अब आगे क्या करेगा, मतलब उसका डिप्लोमेटिक कदम आगे क्या हो सकता है चीन के लिए? क्या अमेरिका को बीच में लाना पड़ेगा? क्योंकि अभी अमेरिका में भी हाल में जो विजिट चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो गए थे, वहां पर उनसे मुलाकात हुई है और एक अच्छी पॉजिटिविटी वहां से निकली है। जो ट्रंप के बयान थे वो बिल्कुल अब उलट चुके हैं, वो एक दूसरी तरफ बयान आ चुके हैं। तो उसको किस तरीके से देखिए, क्या अमेरिका थोड़ा सा इसमें कर सकता है? नहीं, अमेरिका निभा सकता है। अमेरिका की मंशा तो है कि वो चीन पर काबू पाए, इसीलिए वो चीन सागर में भी हस्तक्षेप करना चाह रहा है और भारत को मजबूत करना चाह रहा है इस पूरे रीजन में, क्योंकि पाकिस्तान पर चीन का ज्यादा दबदबा हो जाएगा, तो उसके लिए भारत को मजबूत करना बहुत जरूरी होगा अमेरिका के लिए। चलिए, तो बड़े जटिल मुद्दे हैं, बड़ा जटिल मुद्दा है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होता है।
क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। श्रीनगर के बटमालू क्षेत्र में बीएसएफ जवानों की ओर से की गई गोलीबारी में एक युवक के मारे जाने के मामले में बीएसएफ जवानों के खिलाफ जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्थानीय अखबार ग्रेटर कश्मीर के मुताबिक घटना के लिए जिम्मेदार बीएसएफ जवान के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको ये बता दें कि शहर के बीचों बीच शनिवार को बीएसएफ के जवानों पर पत्थरबाजों के एक झुंड पर कथित गोलीबारी का आरोप लगा था और इस गोलीबारी में बारामूला जिले के चंदूसा निवासी 23 साल के सज्जाद हुसैन शेख की मौत हो गई। वहीं बीएसएफ के 38 बटालियन के सब इंस्पेक्टर राजेंद्र बागड़े ने जम्मू एवं कश्मीर पुलिस को घटना के संबंध में रिपोर्ट सौंपी है, जिसके मुताबिक बीएसएफ हेडक्वार्टर से जा रहे बीएसएफ के 3 गाड़ियों के काफिले पर कुछ लोगों ने पत्थर फेंके। उन लोगों ने बीएसएफ के एक जवान से राइफल लूटने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए जब बीएसएफ ने फायरिंग की उसमें एक युवक की जान चली गई। अब ये मामला बहुत गंभीर हो चुका है। इससे जुड़े हुए जो वीडियोज हैं वो वायरल हो रहे हैं, जो कि अजीत डोभाल और साथ ही जो रक्षा मंत्री हैं उनके लिए एक ये चिंता का विषय बन चुके हैं और इसको किस तरीके से सुलझाया जाए इस पर भी मंथन किया जा रहा है केंद्र की तरफ से। घाटी में सेना पर हो रही पत्थरबाजी पर सरकार ने पहले ही सख्त रुख अपना रखा है और सेना ने पहले ही साफ कर रखा है कि सेना के काम में बाधा बनने वाले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके बावजूद घाटी में लगातार पत्थरबाजी की वारदात हो रही है। कुछ दिन पहले भी एक जवान को गाड़ी के आगे बांधकर पत्थरबाजों को चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद पत्थरबाज बाज नहीं आ रहे हैं। काफी संयम बरतने के बाद भी पत्थरबाज बाज नहीं आ रहे हैं और ऐसे में हालात को काबू में करने के लिए सेना को फायरिंग का सहारा लेना पड़ रहा है और इसका खामियाजा सेना के जवानों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी आलोक मोहन नायक हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे मेहमान स्टूडियो में। आलोक, अब इसको लेकर केंद्र की तरफ से क्या किया जाएगा, क्या कोशिशें होंगी? फिलहाल जो एफआईआर दर्ज हुई है उस पर किस तरीके से आगे इन्वेस्टिगेशन होगा? और क्योंकि हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं, एक तरफ अलगाववादियों का जो बंद है या जो उनकी अपनी मांगे हैं वो एक तरफ है, दूसरी तरफ इस तरीके से गोलीबारी होना, पत्थरबाजी होना, इसका समाधान के लिए अब केंद्र क्या कर रहा है? जी, केंद्र सरकार ने सबसे पहले इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं कि इस पूरे मसले को जांच देखा जाए। इसको कई एंगल से खंगाला जा रहा है, इस पूरे घटनाक्रम को समझा जा रहा है कि आखिर इस तरह से किस तरह से रिटेलिएट किया जाए, क्योंकि इसके आगे की जो कार्रवाई है, अगर फायरिंग होती है या सेना कठोर कार्रवाई करती है तो सरकार को एक खौफ है, डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हालात और ज्यादा बदतर हो जाए जिन्हें संभालना फिर मुश्किल हो। इसलिए सरकार चाह रही है कि सेना संयम से भाग ले, संयम से हिस्सा ले, संयम से काम करे। और आपने देखा होगा कि जो पिछले बार 2-3 वीडियोज जो वायरल हुए हैं कि किस तरह से पत्थरबाज सेना को मजबूर कर रहे हैं कि वो एक्शन ले, लेकिन सेना ने अभी तक लगातार संयम से कार्रवाई की है। तो इससे सरकार को सीधी सी बात है कि सरकार इस पूरे मसले का जायजा ले रही है, जांच करवा रही है, इस मामले को अलग अलग तरह से देख रही है कि इसको किस तरह से सुलझाया जाए, क्योंकि पिछली बार जो पैलेट गन का इस्तेमाल सेना ने किया था उस पर भी कई सवाल खड़े हुए थे। अब सरकार क्या सीधे फायरिंग करेगी, संयम से कार्रवाई करेगी, इन तमाम तरहों पर समझा जा रहा है। सरकार तमाम तरह की कई आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। हरिमोहन जी, आप इस पर क्या कहेंगे? कश्मीर के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और जैसा कि ये कह रहे हैं कि सरकार में खौफ है, लेकिन लोग और नौजवान वहाँ के बेखौफ हो रहे हैं। इनको बेखौफ तो वही अलगाववादी कर रहे हैं। नहीं, पैसे भी दिए जा रहे हैं। सिर्फ अलगाववादी ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अलगाववादी ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ की स्थितियां भी बिल्कुल ये कर रही हैं और जो सैनिक और अर्धसैनिक बलों की जो कार्रवाइयां हैं उनसे भी नाराजगी पैदा हो रही है। तो ये हमको समझना पड़ेगा और सरकार को समझना पड़ेगा कि अब कड़ाई से बात नहीं बनेगी।
जितनी कड़ाई करेंगे उतना रिपल्सन हो रहा है वहाँ। और आप इस तरह से कश्मीर को एकदम 90 के दशक में फेंक दिए हैं, तो ये कैसी सरकार है, किस तरह की नीतियां चला रही है? तो इस पर निश्चित रूप से विचार होना चाहिए और कुछ न कुछ फैसले अलग ढंग से करने चाहिए, वहाँ लोगों से बातचीत करने के लिए, समस्या को सुलझाने के लिए। जी आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इस पूरी जानकारी के लिए और बढ़ेंगे हम दूसरी खबर की तरफ और बात करेंगे 3 तलाक की। 3 तलाक के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। 3 तलाक मसले को शरीयत की रोशनी में देखे एक के साथ बोर्ड ने यह भी कहा है कि शरीयत कारणों के बिना 3 तलाक देने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। यानी कि शरीयत में जो भी रूल्स हैं, नियम हैं, अगर उनका पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे लोगों का बॉयकॉट किया जाएगा जो पर्चियों से, जो फोन के जरिए, जो फेसबुक के जरिए तलाक दे रहे हैं। और आपको बता दें कि शरीयत के हिसाब से हमेशा निकाह का रिश्ता कायम रहे, ये भी कहा गया है, लेकिन मियां बीवी में विवाद होने पर आचार संहिता जारी की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मुसलमान शादियों में फिजूल खर्ची से बचें और माँ बाप बेटियों को दहेज देने की जगह अपनी संपत्ति में हिस्सा दें। बोर्ड का ये कहना है कि जिन महिलाओं के साथ 3 तलाक को लेकर अन्याय हुआ है उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। बोर्ड ने 3 तलाक को लेकर कहा कि इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सोशल मीडिया के जरिए इस्लाम और शरीयत के खिलाफ बनाए गए भ्रम को दूर करने की भी बात कह रहा है कि लोगों में जाके वो थोड़ा सा बातचीत करेगा और सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च के जरिए जो आंकड़े आए हैं उसमें 5 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं ने शरीयत के साथ रहने पर अपनी सहमति दी है, ऐसा कहना है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, क्योंकि उन्हीं के ये तमाम बातें हैं जो बैठक हुई है उसमें चर्चा हुई है। और हमारे साथ आलोक द्विवेदी मौजूद हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। माफ कीजिएगा, आलोक गुप्ता हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से। आलोक, पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो अभी तमाम बातें आई हैं उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले जो हम देखें जो बयान आए कि इस तरह से तलाक को बंद किया जाएगा या खत्म किया जाएगा 3 तलाक को, क्या आपको लगता है कि उस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है या फिर वही फिर शरीयत की बातें कही जा रही हैं? देखिए, 2 दिन की पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक लखनऊ में चली है, उसमें 3 प्रमुख मुद्दे थे जिसमें से ट्रिपल तलाक एक अहम मुद्दा रहा है और उसमें तमाम बातें जो बोर्ड के मेंबर्स हैं 51 सदस्यीय इस बोर्ड में तमाम सदस्यों ने अपनी रायशुमारी की और उसके बाद में जो चीजें सामने निकल कर आई हैं कि गलत तरीके से अगर कोई व्यक्ति 3 तलाक का दुरुपयोग करता है तो उसका हुक्का पानी बंद करने का फरमान भी दिया गया है। साथ ही ये भी इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जो शरीयत के नियम और जो कानून है उनका पालन किया जाए और अगर मियां बीवी में कोई मतभेद रहता है तो उसकी समय अवधि भी उन्होंने 10 से 11 महीने की रखी है कि पहले दोनों मियां बीवी अपने जो विरोधाभास है उसको दूर करने का प्रयास करें, फिर परिवार के सदस्यों का सहयोग लें, फिर समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का सहयोग लें और इसके साथ ही ये भी है। चलिए, उन्होंने बातें वही कही हैं, लेकिन जो बात सुनना चाह रहे थे तमाम लोग, जिसका वादा किया जा रहा था, उस पर शायद वो रोशनी नहीं डाली गई है, क्योंकि वहां पर हुआ ये, जैसे हरिमोहन जी, जैसा कि अभी आपने भी देखा होगा या पढ़ा होगा उस बैठक के बारे में, कि जो तमाम लोग हैं जो वहां पे मेंबर्स हैं उनकी अपनी एक अलग अलग राय निकल कर आई है। क्या ये कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है इन तमाम चीजों को कि जब आप 3 तलाक पर एक कड़ा फैसला नहीं ले पा रहे हैं, आखिर क्या मजबूरी है? असल में लेकिन इस बैठक में जो बातें निकल के आई हैं उससे ये निश्चित रूप से ये पहले भी होती रही हैं। नहीं, होती रही है, नियम और ये सब बताते रहे हैं। नहीं, होती रही है, लेकिन इस बार आप देखिएगा कि थोड़ा हल्का सा फर्क है और वो विचार करने को लोग तैयार हैं। पहले तो ये मना कर देते थे सीधे सीधे कि शरिया के अनुसार ये नहीं है इसलिए ये नहीं हम मानेंगे, लेकिन अब उस पर विचार करने को तैयार हैं। और अगर ये विचार आगे बढ़ता है, लोगों की ये राय आगे बढ़ती है, पर्सनल लॉ बोर्ड इसको एक समाज में व्यापक बदलाव के लिए ले जाना चाहता है, तो ये निश्चित रूप से बेहतर। और कंपनसेशन जो एक बहुत बड़ा मसला है जिसको कोई बात ही नहीं करता कि तलाक हो जाती है लेकिन फिर लड़की को कंपनसेशन नहीं मिलता, मुआवजा नहीं मिलता जो उसका राइट है, और उसको रातों रात घर से बाहर निकाल दिया जाता। तो कम से कम कुछ अहम पहलू कह सकते हैं उन पर जरूर रोशनी डाली गई है इस पूरी बैठक में। बहुत बहुत शुक्रिया हरिमोहन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें से तमाम मुद्दों पर चर्चा की और शामिल हुए। इसी के साथ आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ मंथन में आज के लिए बस इतना ही।